नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आने वाले कुछ सालों के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है या नहीं, क्योंकि रिलायंस की कुछ करतूतों को देखकर तो यही लग रहा है कि रिलायंस कुछ घपला कर रहा है या फिर एक मल्टी बैगर स्टॉक 100% रिलायंस हो सकता है। तो आज दोस्तों मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो होगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रिलायंस कौन से सेक्टर में काम करती है, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि रिलायंस पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, डिजिटल, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। और इतना ही नहीं, सबको यह भी मालूम है कि पेट्रोलियम सेक्टर से रिलायंस को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, एबिटडा मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो बाकी सारे सेक्टर जैसे नेटवर्क 18 हो गया, जियो हो गया, या फिर कोई भी रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल हो गया, वहां से तकरीबन 25% का रेवेन्यू या प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कमा लेती है। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि रिलायंस के बारे में, पेट्रोकेमिकल की तो बात ही छोड़ दो, कच्चा तेल अभी बहुत ज्यादा गिरा उठा है। इसीलिए दोस्तों यहां पे हमको इसके क्वार्टरली रिजल्ट में इसी कारण 6000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन जियो ने उसको बचा लिया और जियो ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ईयर ओवर ईयर कंपनी 2, 4, 5, 10% से नहीं बल्कि 100% से बढ़ रही है ये जियो की कंपनी। अब ऐसे में दोस्तों, रिलायंस के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने यह कह दिया था कि आने वाले 1-2 साल के अंदर रिलायंस विल बी कंप्लीटली डेब्ट फ्री। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि डेब्ट दोस्तों रिलायंस का सबसे बड़ा बोझ है। आज अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट आप देखोगे तो हर साल पिछले 3 सालों में ही कंपनी ने 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ और 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, सिर्फ और सिर्फ। मतलब आप यहीं पे समझ लो कि ये पैसे बच गए तो मतलब रिलायंस का बोलबाला मतलब 7वें आसमान पे रहेगा। अब ऐसे में दोस्तों, रिलायंस ने तकरीबन 14.8% के इक्विटी शेयर्स जियो के डाइल्यूट किए। अभी दोस्तों, हम सबको पता है कि जियो में इन्वेस्टमेंट की गई थी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की, और 4.95 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन के साथ कंपनी ने तकरीबन 14.8% इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट करके 67,195 करोड़ रुपीस रेस कर लिया, जिसमें फेसबुक की डील आ गई, विस्टा इक्विटी की डील आ गई, एटलांटिक वाली डील आ गई और सिल्वर लेक की डील आ गई। ऐसे में दोस्तों कंपनी ने बहुत ही बड़ा फंड रेस किया। और इतना ही नहीं, कंपनी के राइट इश्यू के जरिए कंपनी तकरीबन 53,125 करोड़ रुपीस वहां से भी रेस करेगी। और अभी रुक जाओ, कंपनी के 4.9% स्टेक एशियन पेंट्स में भी हैं। वहां से दोस्तों कंपनी वो स्टेक बेचकर 7,610 करोड़ रुपीस के फंड रेस करेगी। मतलब वो शेयर्स बेच के भी कंपनी इतना पैसा रेस कर लेगी। और अगर ये टोटल कैलकुलेशन में देखूं तो तकरीबन 1,27,930 करोड़ रुपए फंड कंपनी रेस करने में कामयाब अब तक हो चुकी है। अब ऐसे में दोस्तों, कंपनी के कुछ महीनों पहले ही बात चल रही थी कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस में कंपनी सऊदी अरेमको को कुछ परसेंट हिस्सेदारी बेच सकती है। तकरीबन 20% की ये डील थी। ऐसे में दोस्तों कुछ कारण ये कंपनी की डील पे रोक लग गया या कंपनी की डील अभी पेंडिंग में है। ऐसे में कंपनी पे बात चल ही रही है कि ये डील को कैसे भी करके सक्सेसफुल किया जाए, और आने वाले कुछ महीनों में ये डील 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पेट्रोलियम सेक्टर की डिमांड घटे या बढ़े, लेकिन पेट्रोकेमिकल सेक्टर की डिमांड इस देश में 100% बढ़ने वाली है। एक पीवीसी पाइप ले लो, नल ले लो, कोई भी पॉलीमर की चीज ले लो, हर एक पॉलीमर की चीज में दोस्तों रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। आप एक एस्ट्रल का पाइप ले लो या फिर फिनोलेक्स का पाइप ले लो, पीवीसी कोई भी चीज लो, पॉलीथीन ले लो, कुछ भी ले लो, एचडीपी प्लास्टिक ले लो, एलडीपी प्लास्टिक ले लो, हर एक चीजों में दोस्तों रिलायंस के ही प्रोडक्ट यूज होते हैं। ऐसे में दोस्तों, सऊदी अरेमको की डील अगर सक्सेसफुल हो गई तो वहां से कंपनी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए रेस करने में कामयाब हो जाएगी। और अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो कंपनी के टोटल फंड रेजिंग हो जाएगी तकरीबन 2,27,930 करोड़ रुपए, मतलब तकरीबन 2,28,000 करोड़ रुपए कंपनी रेस करने में कामयाब हो जाएगी। और तकरीबन अगले साल में इस कंपनी का इतना ही कर्ज बकाया रह जाएगा। अब आप समझ लो कि जितना कर्ज है उतना कंपनी ने फंड तो रेस कर लिया। अब अगर ये कंपनी ने फंड जितना उठाया वो सारा डेब्ट को खत्म करने में लगा दिया तो कंपनी के लिए दोस्तों एक जे कर वाला सिचुएशन आ जाएगा। क्योंकि आप अगर इसके बैलेंस शीट पे ध्यान दोगे तो मैं सिर्फ इसके पिछले 1 साल का बैलेंस शीट देखता हूं, पिछले 3 साल का देखूं तो काफी लंबे फिगर्स मिल जाएंगे, इसीलिए पिछले 1 साल का ही बैलेंस शीट देखता हूं मैं। तो इस कंपनी ने तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है और उसके बाद इस कंपनी का पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना है 53,606 करोड़ रुपीस का।
अब ऐसे में दोस्तों 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करने के बाद भी 53,000 करोड़ रुपए का कंपनी पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। अब अगर मान लो कि कंपनी के परफॉर्मेंस बढ़ ही रहे हैं, जियो आज किस वजह से ग्रोथ कर रही है, कितने स्पीड से ग्रोथ कर रही है सबको मालूम है, और हर एक चीज इसके ग्रोथ में ही है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज डिक्लाइन हो रहे हैं इसके। अब दोस्तों आप सिर्फ इतना ही सपोज करो कि आने वाले कुछ साल में कंपनी के सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ सेम ही रहते हैं, हालांकि बढ़ जाएंगे लेकिन आप इतना ही सपोज करो सेम ही रहते हैं, हमको ज्यादा कोई बढ़ने की उम्मीद नहीं है, सेम ही रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस साल के अगर रेवेन्यू को कंपेयर करूं तो अगले साल अगर 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती है तो कंपनी का पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा तकरीबन 75,633 करोड़ रुपीस का। अब आप यहीं पे समझ लो कि कंपनी का पीबीटी तकरीबन 40% से बढ़ गया। अब इसमें दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स को 22% पे कर दिया गया है। अब अगर इस कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स में 22% नहीं, मैं 25% ही जोड़ लेता हूं, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे सामने निकल के आता है तकरीबन 55,724 करोड़ रुपीस का, जो कि अपने आप में ही 40-50% से बढ़ जाएगा। अब आप यहीं पे समझ लो कि कंपनी कितनी बड़ी ग्रोथ दे रही है। अभी आप इसके ईयर ओवर ईयर परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट 1% से ऊपर से तो बढ़ता नहीं है। हालांकि कंपनी बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस में कदम रख चुकी है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ओवर ईयर 1% से ज्यादा बढ़ता नहीं है। ऐसे में अगर 40% की ग्रोथ आ गई तो कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस तो आप दोस्तों इमेजिन कर लो कि किस हिसाब से बढ़ जाएंगे, मतलब पागलों की तरह बढ़ेंगे। और आपको ये दुख होगा कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैं इस कंपनी के शेयर्स नहीं ले सका। इसीलिए दोस्तों मेरे मानने में अगले साल अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होती है तो उसके अगले साल में ही कंपनी के शेयर्स में बहुत ही बड़ा जे कर्व आने वाला है, क्योंकि कंपनी के इस परफॉर्मेंस को देख के तो लग ही रहा है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है इस कंपनी के डेप्थ को कम करने में। और अगर डेप्थ कम हो गया तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी 20-30%, 40% से भी बढ़ सकते हैं, जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस में भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को तो 100% मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।